आईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फाइंडर। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक एडवोकेट को देखते हैं जिसका नाम दलन होता है और वह कॉलेज में एक चीफ गेस्ट बनकर आया होता है। उसके बाद वो अपनी स्पीच देकर उसके अपने बारे में बता के सभी को मोटिवेट करता है। उसी दौरान वो उन्हें क्राइम से रिलेटेड कुछ बातें भी बताता है। यहाँ उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच एक वासु और नीडिया को देखते हैं जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। एडवोकेट सभी से उनके ड्रीम के बारे में पूछने लग जाता है। जवाब में वासु खड़े होकर वो अपने ड्रीम के बारे में एडवोकेट को बताने लग जाता है। कहता है कि उसका एक सपना है एक एजेंसी स्टार्ट करने का, जिसमें वह उसे बेगुनाह लोगों को जेल से आजाद करवाने का काम करेगा जो कि इनोसेंट होते हुए भी जेल में हैं और उन बेचारों को किसी और की गलती के लिए जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद वासु यह भी बताता है कि उसको यह आइडिया कहाँ से आया। वो अमेरिका में एक एजेंसी का नाम बताता है जिसका नाम होता है इनोसेंट और उसके काम में यही बेगुनाह लोगों से जेल से बाहर निकालना। फिर वासु एक एग्जाम्पल के लिए इंडिया में 1983 में हुए केस के बारे में बताता है जहाँ एक बार एक औरत का मर्डर हो जाता है और जब वह पुलिस पर मर्डर को नहीं पकड़ पाती तो एक इनोसेंट आदमी को पकड़कर जेल में डाल देती है और फिर उसे काफी मारती भी है। उसके बाद पुलिस उसे टॉर्चर करती है कि तुम्हें ये कहना है कि तुम मरी हुई औरत उसकी तुम्हारी पत्नी थी और तुमने उसका कत्ल किया। पुलिस के टॉर्चर करने से वह आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही मर्डर किया, पर जब पुलिस उसको कोर्ट में लेकर जाती है तभी वहां पर वो उस आदमी के लिए लॉयर वाइफ आ जाती है जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसको अगर उसकी वाइफ का उसने मर्डर कर दिया था तो ये औरत कौन है। सभी ये सवाल पूछने लग जाते हैं। तब उसके सभी के सामने सच आ जाता है कि वह आदमी इनोसेंट है और उसने कुछ नहीं कहा कि और जबरदस्ती पुलिस ने केस सॉल्व करने के लिए उस आदमी को इसमें फंसा दिया था। अब वासु आगे कहते हैं कि ऐसे कई सारे केसेस हैं पूरी इंडिया में जहां पर इनोसेंट लोगों को जेल में डाल दिया गया है। वासु कहते हैं कि मैं ऐसी ही एजेंसी को स्टार्ट करना चाहता हूँ। वासु की इस आइडिया को सुनकर एडवोकेट उसको काफी अप्रिशिएट भी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। आगे हम देखते हैं कि वासु और नीडिया नीडर होकर फाइडर एजेंसी नाम की एक एजेंसी स्टार्ट करते हैं जिसका काम जेल में फंसे इनोसेंट लोगों को बाहर निकालना होता है और इनके एजेंसी में इनके फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि इनके केस सॉल्व करने में काफी मदद भी करते हैं। धीरे धीरे उनकी एजेंसी का काम काफी अच्छा चल रहा होता है और इनको ये पास आया हुआ है एक केस भी सोल्व कर लेते हैं। और आगे हम देखते हैं कि पायल नाम की एक लड़की जो न्यूज़पेपर पर देखती है तभी उसे वासु की एजेंसी के बारे में पता चलता है। पायल सीधा वासु को कॉल कर देती है, उसे बताती है कि उसके डैड जेल में है, उनका नाम पीटर है और वो उनको जेल से बाहर निकलवाना चाहती है क्योंकि पायल जानती थी कि उसके डैड इनोसेंट है। अब ये सुनकर वासु पायल को अपनी एजेंसी में बुलाता है और यहाँ पर उसको हमें पता चलता है कि पायल की फैमिली में उसके डैड जिसका नाम पीटर है, जिसकी मॉम और उसका मामा जिसका नाम रायन था होता है और ये सभी यहाँ रहते थे। 2014 में ये केस की वजह से रैन और पीटर को जेल हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि पायल वासु की एजेंसी में आती है जहाँ पर वासु से मिलती है और वासु की पूछने में बताती है कि उसके डैड जेल में कैसे कैसे गए और ये क्या हुआ कि एक्चुअली पीटर एक बार फ्रॉड एजेंसी में अपने पैसे डाल देता है क्योंकि उन्हें कहा गया था कि कुछ दिनों में उनके पैसे डबल होंगे और तब उनको मिलेंगे और पीटर के कहने पर बाकी गाँव वालों ने भी उस एजेंसी में अपने पैसे डाल दिए थे ये उम्मीद से कि उनके पैसे भी डबल हो जाएंगे। पर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो एजेंसी तो फ्रॉड थी और वो एजेंसी वाले सबके पैसे लेकर भाग गए थे। ये सुनकर पीटर को काफी बड़ा सदमा लगता है जिसके बाद गांव वाले भी पीटर के घर पर आकर चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने हमारे सारे पैसे वापस लौटाने होंगे। उसके बाद पीटर के कहने पर ही गांव वालों ने उसे एजेंसी से पैसे दिए थे। पीटर भी गांव वालों से कहते हैं कि मैं तुमके सबके पैसे लौटा दूंगा, बस मुझे एक मौका दे दो, टाइम दे दो। पीटर को गांव वालों ने 1 लाख लौटाने के बाद सभी गांव वाले उसके बात मान के चले जाते हैं और कुछ दिनों का टाइम हो देते हैं। आगे हम देखते हैं कि पीटर अपनी फैमिली के साथ बैठा रहता है और उस वक्त के पीटर ने अपने गांव वालों को 1 लाख दे दिए थे जिसमें 1 लाख पीटर के थे और 1 लाख रियान के, यानी कि अब उसे सिर्फ 5 लाख और देने की जरूरत थी। आगे सभी एक साथ बैठे होते हैं। वहां पीटर अपनी बीवी से कहता है कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हमें या तो बस 6 महीने तक जेल में रहना होगा, मतलब किसी और के गुनाह को अपने सर पे लेना होगा। 6 महीने के बाद वो एडवोकेट हमको हायर करेगा और हमको जेल से बाहर निकालेगा। यानी कि दोस्तों पीटर ये सोच रहा है कि अगर वो और रेहान जेल चले जाएंगे तो पैसे का टाइम और बढ़ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और फायदा उनको यह होने वाला था कि अगर ये किसी का आरोप अपने सर पे ले लेते हैं तो उनको 55 लाख मिलते हैं। तो मीटर अपनी बीबी से कहता है कि अगर हमने ये कर दिया तो हमें 55 लाख मिल जाएंगे, गांव वालों को दे देंगे और अपना कर्जा भी चुका लेंगे। आगे हम देखते हैं कि पीटर और रैन मर्डर के जुर्म में जेल चले जाते हैं और इनको एडवोकेट कहता है न पीटर और रैन को जेल से निकाल नहीं पाता। अब प्रॉब्लम तो यह होती है कि एक तो पहली बात यह कि दोनों मर्डर के जुर्म में जेल में गए थे। अब इनके एडवोकेट के पास का अच्छा एविडेंस भी नहीं होता जिससे वो इनोसेंट साबित हो जाए। इसी वजह से एडवोकेट उन दोनों को निकाल नहीं पाता
बाहर अभी सुनने के बाद पायल से वासु को पता चलता है कि पीटर एक काउंसलर के मर्डर के जुर्म में अंदर गया होता है। और ये बात पायल और उसकी माँ को जब पता चलती है, जब वो उस एडवोकेट के पास जाते हैं जो कि पीटर के केस को संभाल रहा होता है, और उससे उन्हें पता चलता है कि दोनों एक काउंसिल के मर्डर केस में अंदर गए हैं। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि वह आदमी कौन था जिसने पीटर और उस नारायण को पैसे का लालच देकर जेल में भिजवाया था। यानी कि दोस्तों, वो तीसरा आदमी जिसने दोनों को जेल जाने के लिए कहा था और पैसे का लालच भी दिया था, हो सकता है वही मर्डर करके चला गया हो। इस बारे में जल्दी पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है। ये खबर सुनकर भी रिपीटर केस में जेल में है और उसका बाहर आना मुश्किल है। ये सुनकर पायल और उसकी माँ दोनों ही आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, पर इसमें पायल की माँ मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव का आदमी पायल को बचा लेता है। पायल अब वासु को बताती है कि उसके माँ बाप रेयान की मौत उसी जेल में हो चुकी है और किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई थी, जो करीब 2017 में हुई थी। और अब पायल को जिंदा है, कहीं उसके पिता की मौत ना हो जाए, इसलिए पायल चाहती है कि वासु उसका जेल से बाहर निकलवाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वासु और निडिया पायल के केस को रिलेट कर कुछ डिटेल्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि वासु निडिया के साथ पायल के गांव में जाता है और जहां उन्हें गांव वालों से कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि गांव वालों को कोई भी केस से रिलेटेड कुछ भी ज्यादा पता नहीं होता, इसलिए उनको ज्यादा कुछ बताते नहीं है। वासु इंडिया के साथ उस काउंसलर के पास जाता है और जहां उनको एक कार मैकेनिक के बारे में पता चलता है, जो उन्हें बताता है कि जब काउंसलर का किडनैप हुआ था तो मैंने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा था। वह कहता है कि दो दो जनों ने मिलकर काउंसलर को किडनैप किया था और वो उनको ऑटो में बिठाकर वहां से ले गए। दोनों में से एक रियान भी था और दूसरा आदमी का चेहरा मैं देख नहीं पाया था। अब दोस्तों, दूसरे आदमी के बारे में तो मैकेनिक को कुछ नहीं पता था, लेकिन वो श्योर था कि उसने किडनैपिंग करते हुए रियान को जरूर देखा होगा, जिससे ये पता चल जाता है कि रियान को काउंसलर को किडनैप करने में जरूर कोई ना कोई हाथ था। लेकिन पीटर शायद इनोसेंट था। इसी बीच वासु और नीडिया वहां के पुलिस के पास जाते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर से उनको पता चलता है कि एक दिन काउंसलर की वाइफ और उनके घर के पास एक मैकेनिक पुलिस के पास काउंसलर की किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाने आते हैं, जिसके बाद पुलिस के काफी ढूंढने के बाद भी काउंसलर नहीं मिलता। आगे पुलिस ऑफिसर बताता है कि फिर 2 दिन के बाद हमारे पास पीटर और रेयान आए और उन्होंने जुर्म सबूत कर लिया था और उन्होंने काउंसलर का किडनैप करके उसको मार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने काउंसलर की बॉडी को समुद्र में वही फेंक दिया था, जिसकी वजह से काउंसलर की डेड बॉडी को कुछ पता नहीं चलता। आगे वासु नीडिया काउंसलर के पत्नी के पास जाते हैं, जो कि काफी अमीर होते हैं और लग्जरी वाइफ जा रही होती है। जब काउंसलर की वाइफ को यह पता चलता है कि वासु और नीडिया उनके पति के केस से रिलेटेड कुछ पूछताछ करने आए हैं, तो वो उन्हें कोई जवाब देने से मना कर देती है और दोनों को वहां से जाने के लिए कह देती है। इससे दोनों दोस्तों वहां से काउंसलर की वाइफ पर शक होता है, लेकिन फिर भी उनको वहां से जाना ही पड़ता है। अब वासु इंडिया पीटर के एडवोकेट के पास जाते हैं। वही एडवोकेट जो पीटर और रियान को 2014 के केस में छुड़ाने वाला था, जहां उन्हें एडवोकेट बताता है कि एक रात को जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तो उसी रात पीटर और रेयान उसके पास आए। तब उन्होंने उसे अपने मर्डर केस के बारे में बताया था और कहा कि उन्हें केस में करके कोर्ट से बचा ले, जिससे ज्यादा सजा ना मिले। उनको आगे कोर्ट में एडवोकेट रेयान और पीटर को केस लड़ता था, लेकिन ये एक मर्डर केस था और एडवोकेट के पास ज्यादा सबूत नहीं थे, तो रियान और पीटर को बचाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक कि रियान और पीटर ने उनके पुलिस ऑफिसर को भी बोल दिया था कि हमने ही मर्डर किया, तो दोस्तों इसलिए जेल भी उन्हें हो जाती। हालांकि एडवोकेट का काम था कि उन्हें बस 6 महीने की तक की सजा हो, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होता और दोनों को मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा हो जाती। अब यहाँ से भी दोस्तों वासु और निडिया की मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं चलता और इसलिए वो चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वासु और निडिया पीटर के पास जाते हैं, जो कि जेल में होता है। बाहर पीटर से पता चलता है कि फ्रॉड होने के बाद जब वो पूरे दिन परेशान हो रहा करता था, तो वह यही सोचता रहता था कि गांव वालों के पैसे कैसे लुटाए थे। तो तभी रियान एक पीटर के पास आया और पीटर से कहा कि उसके पास एक रास्ता है, जिसके बाद रियान पीटर को गुरु से मिलाता है, जहाँ गुरु पीटर और रियान को बताता है कि देखो, तुम्हें पुलिस से बस ये कहना है कि काउंसलर का मर्डर हमने किया, तुम दोनों को ने मतलब खुद को फंसाना है और इस काम के लिए तुम्हें 55 लाख मिलेंगे। साथ ही तुम्हें ज्यादा सजा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि काउंसलर की डेड बॉडी नहीं मिल रही है, इसलिए शायद जज भी केस को जल्दी बंद कर देंगे। पीटर बहुत भोला होता है और वह गुरु की बातों में आ जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि यह रियान के लिए एक आम बात थी, तो वह कई बार यह पैसे लेकर किसी के क्राइम बदले जेल में डाल दिया करता था। इसी तरह से वह पैसे भी कमा करता था और जिसके बाद गुरु और पीटर और यान को भी बताता है कि तुम्हें पुलिस को यह बताना होगा कि कैसे तुमने काउंसलर को किडनैप किया और उसके फिर डेड बॉडी को समुद्र में फेंक दिया। यहाँ पर हमको पता चलता है कि गुरु काउंसलर के मर्डर में शामिल था, पर यही नहीं पता था कि गुरु ने ही काउंसलर का मर्डर किया था। पर बात तो ये फिक्स है कि गुरु उस मर्डर को जानता था जिसने काउंसलर को मारा है। उसी के बिहार में गुरु एक बात वक़्त कर वगैरह को ढूंढ रहा होता है ताकि वो मर्डर का इल्जाम लगा सके। इसलिए पीटर और नियान लेकिन तो उनको मिल जाता है आदमी कौन है जिसने काउंसलर को मारा था, और गुरु से ये कहा कि तुम बस बकरों को ढूंढो और उससे मर्डर का इल्जाम खुद ले लेंगे। यहाँ तो बस साफ है कि आदमी जिसने भी गुरु से ऐसा कहा होगा वो शुरू से गुरु का ही बॉस होगा, इसलिए उसने गुरु को ऑर्डर दिया और गुरु उसके लिए काम करता होगा, लेकिन वो बॉस है
कौन इसके बारे में बस 2 मिनट में पता चल जाएगा। अब वासु और नीडिया फिर से काउंसलर की बीवी के पास जाते हैं, जहां पर इस बार उसकी बीवी कुछ बताने से राजी नहीं होती। लेकिन अब वासु उसकी धमकी देता है कि अब जब तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दोगी तो हम तुम पर केस कर देंगे। तब काउंसलर की बीवी उसके सवालों के जवाब देने के लिए मान जाती है। जब वासु उसको पहला जवाब यह पूछता है कि हम कैसे मान लें कि तुमने अपने पति का मर्डर नहीं किया, तुम तो उनके मरने के इतने साल बाद भी ऐशो आराम से जिंदगी जी रही हो। जिस पर वो बताती है कि पैसे मेरे पति के ही हैं और एक तरफ से मेरे ही हैं, तब मैं अपने पति को क्यों मारूंगी। कि दोस्तों ये सही बात भी होती है कि तब वासु अगला क्वेश्चन पूछता है कि तुम ये बताओ कांसुल ज्यादा समय कहाँ रहा करता था, मतलब कहाँ जाया करता था। उसकी वाइफ जवाब देती है कि वह ज्यादा समय एक रुद्र योगी नाम के मठ में जाया करता था। वहां पर मठ पर साधु वगैरह भी सभी रहते हैं। ये जानकर वासु इंडिया और नीडिया इस मठ के बारे में और पता लगाते हैं। जब उनको पता चलता है कि मठ के कुछ काले राज भी हैं, उनको पता चलता है कि मठ में 2024 में एक रेड हुई थी जिससे ढेरों ब्लैक मनी मिला था, यानी कि मठ में ब्लैक मनी का व्हाइट मनी करने का काम किया करता था। तभी उनको पता चलता है कि ब्लैक मनी भीमा नाम के एक बड़े बड़े लैंड माफिया का पैसा था। उसी दौरान यह भी पता चलता है कि गुरु भीमा के लिए काम करता है और भीमा ही गुरु का बॉस होता है, यानी कि भीमा ने उसी काउंसिलर को मारा होगा, वह मरवाया होगा। लेकिन भीमा काउंसिलर को कोई क्यों मरवाएगी, अच्छी दोस्त थी। तो इसका जवाब जल्द पता चल जाएगा जब वासु और नीडिया को पता चलता है कि भीमा ने 10 साल पहले उसी मर्डर के को अपने घर के साइड वाला प्लॉट 3 गुना ज्यादा पैसे की कीमत पर खरीदा था। लेकिन कोई 3 गुना ज्यादा पैसे के लिए प्लॉट क्यों खरीदेगा, यानी कि प्लॉट में कुछ तो गड़बड़ी है। यही सोचकर वासु प्लॉट वाली बात पुलिस ऑफिसर को बताता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर प्लॉट की खुदाई करवाते हैं। उन्हें वहां पर एक इंसान का कंकाल यानी कि स्केलेटन मिलता है। और जब आप सोचेंगे कि शायद स्केलेटन काउंसिल का ही है जिसे भीमा ने मार दिया था, लेकिन स्केलेटन रिसर्च करने पर पता चलता है कि ये स्केलेटन काउंसिल का नहीं बल्कि भीमा के पिता का है। हो गए ना दोस्तों आप कंफ्यूजन, तो चलिए इस बारे में खुद भीमा से जानते हैं कि वह क्या कहता है। और जब ऑफिसर भीमा को अरेस्ट करके कोर्ट लेकर जाते हैं, तो जहां वासु अपने एडवोकेट फ्रेंड दलन को इस केस का लड़ने के लिए बुलाता है, ताकि दलन पीटर की तरफ से इस केस को लड़ पाए। क्योंकि वासु को मानना है कि पीटर उन्हें भीमा ने उस मर्डर का गुनाहगार था जिसके लिए पीटर जेल गया था। जहां फाइनली कोर्ट में भीमा को सच बताना ही पड़ता है और तब सबको पता चलता है कि 2014 में हुआ क्या था। असल में हुआ ये था कि काउंसिल भी और भीमा दोस्त थे और काउंसिलर को ये बात भी पता थी कि भीमा के पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि भीमा उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे कर सकता है। तभी उसको पता चलता है कि भीमा उन पैसों को मठ में भेजता है, जहां से मठ का स्वामी उसे अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भेजकर उन पैसों को व्हाइट कर देता है। ये जानकर काउंसिलर के मन में लालच आ जाता है और वे अपने कनेक्शन में बड़े बड़े ऑफिसर को इस बारे में बताता है। जहाँ पर ऑफिसर उससे वादा करते हैं कि हम जब वहां रेड मारेंगे और हमें जो पैसे मिलेंगे उसका 10% हमारे को भी मिलेगा, बाकी 90 पर तुम खुद रख लेंगे। आगे होता भी ऐसा ही है और 10 पर पैसे काउंसिलर के पास जाते हैं। और अब इस रेड के हुए नुकसान की वजह से भीमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे इन बड़े ऑफिसर तक ये बात पहुंचेगी। अब उनको याद आता है कि कुछ दिनों पहले ये काउंसलर मुझसे पूछ रहा था कि तुम कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट करते हो, जिससे भीमा समझ जाता है कि काउंसलर को उसके मठ का सच पता चल गया होगा और उसे अपने कनेक्शन में लगवाकर कहीं पर रेड न मरवा दिया होगी। इसके बाद भीमा ने गुस्से में काउंसिल को गुरु और रियान की मदद के किडनैप करवाया और उसको मार दिया। अब भीमा को कैसे भी काउंसिल का बॉडी छुपाना था, इसलिए उसने बॉडी को आगे जाकर बड़ी चालाकी से शमशान घाट में गुरु की मदद से जला दिया। उस वक्त शमशान घाट में जो भी भीमा को बचाते थे, उन लोगों ने भीमा से पूछा कि ये आप किसको क्या यहाँ पर जला रहे हैं। तो उस पर भीमा ने बिना सोचे डर में ये जवाब दे दिया कि मेरे पिताजी जल बसे, उनको हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उनका अंतिम संस्कार करने आया हूँ। यहाँ पर हुआ कहकर भीमा फंस जाता है, क्योंकि उसके पिता तो अभी भी जिंदा रहते हैं। इसलिए आगे उसका सच सामने ना आ जाए, इसलिए वह गुरु की मदद से अपने पिता को जान से मार देता है और वह अपने घर के साइड वाले प्लॉट में दफना देता है। यहाँ से भीमा को यह भी डर होता है कि शायद अगर इस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन का हुआ तो सभी को पता चल जाए कि यहाँ पर किसी की डेड बॉडी दफना रखी है और वह फंस जाएगा। इसी वजह से भीमा ने 3 गुना पैसों में वो प्लॉट को खरीद लिया था ताकि कोई प्लॉट पर ना आ पाए। और यही पूरा सच भी होता है कि भीमा ने ही काउंसिलर अपने पिता को मारा, जिसके बाद कोर्ट भीमा दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देता है और मठ के बाबा को भी ब्लैक मनी को फाइट करने के लिए कुछ सालों की जेल हो जाती है। उसके बाद फाइनली पीटर की सजा खत्म हो जाती है और आजाद करवा दिया जाता है, क्योंकि उसने तो कोई क्राइम किया ही नहीं था और वो तो इनोसेंट था। इस तरह वासु और नीडिया इस केस को कर देते हैं सॉल्व और यही पर ये कहानी होती है खत्म। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टोरी अच्छी लगी हो प्लीज एप्लीकेशन को अच्छे लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगली वीडियो में ध्यान रखिएगा हमारा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें।